प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय खंड के अंतर्गत सामाजिक समूह की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। और इस सामाजिक समूह की अवधारणा के अंतर्गत हमने आपके साथ सामाजिक समूह की परिभाषा के बारे में बात की। उसके पश्चात सामाजिक समूह का वर्गीकरण हमने आपको किया, विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया जाता है। तत्पश्चात हमने सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में गत कक्षा में बात कर रहे हैं। और जब हम लोग सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे, तब आपको यह बताया गया था कि सामाजिक समूह को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं प्राथमिक समूह है, एक होते हैं द्वितीयक समूह है, तीसरे होते हैं अर्ध समूह है या आभासी समूह है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम लोग सामाजिक समूह को तीन भागों में बांटते हैं। पिछली क्लास में हम लोग प्राथमिक समूह के बारे में बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि प्राथमिक समूह जो है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और उसका कारण यह है कि प्राथमिक समूह में जो है, उस प्राथमिक समूह में जो सदस्य होते हैं, जैसा कि हम लोग प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि प्राथमिक समूह को विशेषताओं को अगर हम देखें तो दो प्रकार की विशेषताएं प्राथमिक समूह की देखने को मिलती है। एक बाह्य विशेषताएं होती हैं और एक आंतरिक विशेषताएं होती हैं। संक्षिप्त में मैं वो बातें दोहरा दूं जो हमने पिछली क्लास में की थी। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताओं से तात्पर्य है जो बाहर से दिखाई देती है, ठीक है। और प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं से तात्पर्य है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देती, बल्कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं वो उनको महसूस करते हैं, वो उनका अनुभव करते हैं, वो उनको जीते हैं। तो प्राथमिक समूह की जो बाह्य विशेषताएं थी उसके अंतर्गत आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह की जो बाह्य विशेषता है वो है शारीरिक समीपता, यानी कि प्राथमिक समूह के सदस्य नजदीक रहते हैं, आसपास रहते हैं शारीरिक रूप से, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें बार बार अंतःक्रिया होती है, वे लोग बार बार प्रतिक्रिया करते हैं, वे लोग बार बार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें जो सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा वे सामाजिक संबंध घनिष्ठ सामाजिक संबंध होगा। दूसरा आपको बताया था बाह्य विशेषता प्राथमिक समूह की होती है समूह की लघुता। समूह की लघुता से तात्पर्य कि प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्राथमिक समूह छोटा होता है। छोटा होने से तात्पर्य सदस्यों की संख्या कम होती है। सदस्यों की संख्या कम होने के कारण, शारीरिक रूप से नजदीकी होने के कारण उस समूह के सदस्यों में जो संबंध होंगे वो घनिष्ठ संबंध होंगे, हृदय से संबंध होंगे, दिल से संबंध होंगे, अनौपचारिक संबंध होंगे, दिखावटी या बनावटी संबंध नहीं होंगे। तीसरी विशेषता जो देखी थी वो थी सामाजिक संबंधों की अवधि, यानी कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं उस प्राथमिक समूह के सदस्यों में जो सामाजिक संबंध होते हैं वो घनिष्ठ संबंध होते हैं, और घनिष्ठ संबंध जो है वो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक चलने वाले हैं। और जो संबंध होते हैं वो वैयक्तिक संबंध, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध से तात्पर्य दो लोगों में जो संबंध, जिसमें आपसे बात कर रहा था कि पिता पुत्र के मध्य जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध है, अनौपचारिक संबंध है, दिल से संबंध है, हृदय से संबंध है। वैयक्तिक है इसका मतलब पिता की मृत्यु के साथ ही उस पुत्र का पिता के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा, उन संबंधों का प्रतिस्थापन नहीं होता है, यानी कि उसका कोई दूसरा पिता नहीं बन जाएगा। पिता की मृत्यु के साथ ही उसके लिए पिता का जो संबंध था वो समाप्त हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताओं के बारे में हमने पिछली क्लास में आपके साथ बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने प्राथमिक समूह की विशेषताओं का बड़ी गहराई से देखा। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको जो बताया वो बताया था कि परिवार प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और प्राथमिक समूह अन्य समूह की तुलना में व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक समूह की विशेषता महत्व के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के सामाजिकरण में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करते हैं। यही प्राथमिक समूह है जो कि व्यक्ति को प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं और
व्यक्ति समाज का एक क्रियाशील सदस्य होता है। ये हम लोग प्राथमिक समूह के बारे में बात करें। आज हम लोग द्वितीयक समूह के बारे में बात करेंगे। द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप। सामान्य शब्दों में मैं आपको बता दूं, द्वितीयक समूह को हम लोग समझे उससे पहले प्राथमिक समूह की विशेषताओं के विपरीत अगर कोई विशेषता हमको देखने को मिलती है जिस समूह में, वो समूह है द्वितीयक समूह। यानी कि जो द्वितीयक समूह को जब हम लोग परिभाषित करेंगे उससे पूर्व हम आपको बता दें कि जो प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं हैं, वो चाहे बाह्य विशेषताएं चाहे आंतरिक विशेषताएं, उन विशेषताओं से विपरीत विशेषताओं वाले समूहों को हम लोग द्वितीयक समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें प्राथमिक समूह की विशेषता में हम लोग देख रहे थे कि शारीरिक समूहता है, समूह की लघुता है, संबंधों की अवधि। ठीक है, अगर हम बात करें द्वितीय समूह की विशेषताओं की, तो द्वितीय समूह की विशेषताएं मैंने कहा कि प्राथमिक समूह की विशेषताओं से ठीक विपरीत विशेषताएं। जैसे प्राथमिक समूह की विशेषता थी शारीरिक समीपता, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से दूरियां द्वितीयक समूह की विशेषताएं। तुलनात्मक रूप से प्राथमिक समूह की तुलना में द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें शारीरिक दूरियां होती है। ठीक है, वहां पर उसकी विशेषता थी समूह की लघुता, यानी कि समूह का आकार छोटा होता है, सदस्यों की संख्या कम होती है। यहां पर जो समूह होते हैं वो वृहद होते हैं तुलनात्मक रूप से। ठीक है, समूह की लघुता के ठीक विपरीत विशेषता, यानी कि समूह जो वृहद होते हैं, समूह वृहद होने से तात्पर्य समूह के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। समूह शारीरिक रूप से दूरियां होने के परिणाम स्वरूप सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण समूह वृहद होने के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक संबंधों की अवधि है वो तुलनात्मक रूप से प्राथमिक समूह की तुलना में छोटी होती है। यानी कि अल्प समय के लिए या कुछ समय के लिए द्वितीयक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंध देखने को मिलते हैं। तो ये प्राथमिक समूह से ठीक विपरीत विशेषता वाले समूह को लोग द्वितीयक समूह कह सकते हैं। ऑपर एंड मिन्कोफ के अनुसार द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभव में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संबंध ही द्वितीयक समूह का सार्थक है। प्राथमिक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता, कारण क्योंकि शारीरिक रूप से नजदीक होते हैं। ठीक है, समूह की लघुता होती है, जिसका मतलब यह है कि सदस्यों की संख्या कम होती है। शारीरिक रूप से नजदीक होने के कारण, सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उनमें ज्यादा संपर्क होता है, ज्यादा क्रिया प्रतिक्रिया होती है, एक दूसरे को प्रभावित ज्यादा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें सामाजिक संबंध जो बनेंगे वो सामाजिक संबंध घनिष्ठ होंगे। द्वितीयक समूह में क्या है, शारीरिक रूप से दूरियां होती है, समूह लघु की बजाय समूह वृहद होता है। वृहद समूह होने से तात्पर्य सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्यों में क्रिया प्रतिक्रिया, एक दूसरे को प्रभावित करने का जो क्रिया है वो कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधों में घनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और संबंधों की अवधि की जहां तक बात करें, प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध जो है, सामाजिक संबंध जो है वो लंबी अवधि के लिए होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में जो संबंध होते हैं वो आकस्मिक संबंध होते हैं, कुछ समय के लिए संबंध होते हैं। ऐसा ऑपन एंड मिन्कोफ का कहना है। इसी प्रकार किंग्सले डेविस एवं डेविस वुड का यह मानना है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो प्राथमिक नहीं, ठीक है, जिनमें प्राथमिक समूह की विशेषता देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक स्वार्थों से प्रेरित, अस्थायी, कम समय के लिए अंतर्क्रिया वाली तथा परिवर्तनशील होती है। हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं क्या कि संबंध जो होंगे उनमें घनिष्ठता देखने को नहीं मिलेगी, अनौपचारिक के बजाय औपचारिक संबंध होंगे, हम की भावना की बजाय यहाँ पर स्वार्थ से वशीभूत सामाजिक संबंध होंगे। ठीक है, कम समय के लिए सामाजिक संबंध होंगे और परिवर्तनशील सामाजिक संबंध होंगे। ऐसी विशेषताएं हमको जहाँ पर देखने को मिलती है उस समूह को हम लोग द्वितीयक सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक सामाजिक समूह की विशेषताओं की जहां तक बात है हम यहां पर स्पष्ट कर लें। यूं तो जिस प्रकार से प्राथमिक सामाजिक समूह समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से द्वितीयक सामाजिक समूह की भी अपनी एक महत्ता है।
समाज में। क्योंकि प्राथमिक सामाजिक समूह में तो क्या है कि सामान्य व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाता है, लेकिन व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। जीवन का सिर्फ जीवन जीना उसका उद्देश्य नहीं होता है, वो नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, उन तमाम क्षेत्रों में वृद्धि करना चाहता है, विकास करना चाहता है, जिसके लिए उनको द्वितीयक समूह का सदस्य होना पड़ता है। इसलिए द्वितीयक समूह भी समाज के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि प्राथमिक समूह। द्वितीयक समूह की विशेषताओं की जहां तक बात है, जो है इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि पहली विशेषता है द्वितीयक समूह की, वह इस द्वितीयक सामाजिक समूह है सामाजिक प्रगति व विकास में सहायक होते हैं। हमने आपको स्पष्ट किया कि द्वितीयक सामाजिक समूह भी व्यक्ति के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने प्राथमिक समूह होते हैं। ठीक, क्योंकि ये सामाजिक प्रगति व विकास में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति का विकास होता है। यदि किसी समाज में आगे बढ़ने की इच्छा और अपने विकास के लिए जिज्ञासा होगी तो वह प्रयास करके अपनी प्रगति कर लेगा, और इस प्रगति के लिए व्यक्ति को द्वितीयक समूह का सदस्य होना पड़ता है। दूसरी इसकी विशेषता है द्वितीयक समूह में श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखने को मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब काम का बंटवारा, विशेषीकरण का मतलब कोई व्यक्ति एक ही काम को जब बार बार करता है, रोज रोज करता है, तो वह उस कार्य में दक्ष हो जाता है, उस कार्य में प्रवीण हो जाता है, उस कार्य का वह विशेषज्ञ हो जाता है। तो श्रम विभाजन के परिणामस्वरूप समाज में विशेषीकरण की विशेषता देखने को मिलती है, जो कि द्वितीयक समूह के अंतर्गत होती है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण द्वितीयक समूह में व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उदार भाव से संस्था विशेष के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि काम बांटना जाता है तो सब लोग अपने से संबंधित कार्य ही करते हैं और उस विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं। अगली इसकी विशेषता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, प्राथमिक समूह समाज के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वे व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं तक ही सीमित है। जो द्वितीयक समूह है वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। सामाजिकरण के प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य तो बन जाता है, प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तो बदल जाता है, लेकिन कई बार व्यक्ति सामाजिक नियमों के विपरीत जाकर व्यवहार करने लगता है। तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण के रूप में द्वितीयक समूह अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। जैसे पुलिस है, कानून है, राजनीतिक प्रशासन है, ये सब क्या है कि समाज में कोई नियम बनाकर विभिन्न संगठनों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखते हैं, सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जिससे समाज का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। यानी कि ये जो द्वितीयक सामाजिक समूह है ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, समाज की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देते हैं। इसलिए द्वितीयक समूह भी उतने ही महत्वपूर्ण है किसी समाज के लिए जितने प्राथमिक समूह। तो ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण से द्वितीयक समूह की विशेषता, द्वितीयक समूह की परिभाषा और उसकी विशेषता। अगला जो सामाजिक समूह का प्रकार है, जिसका कि जिक्र हमने पूर्व में भी किया है, आभासी समूह है या अर्ध समूह। आभासी समूह है या अर्ध समूह। पहली बात तो अर्ध समूह से तात्पर्य कदापि हम यह नहीं समझे कि आधा समूह, क्योंकि कोई भी समूह है आधा समूह नहीं होता, वो या तो प्राथमिक समूह होगा या द्वितीयक समूह होगा। ठीक है, अर्ध समूह मतलब आधा समूह है नहीं समझे। आभासी समूह से तात्पर्य है कि ये समूह होते नहीं है, लेकिन समूह होने का आभास करवाते हैं। अर्ध समूह का तात्पर्य कदापि आधा समूह नहीं है। आभासी समूह से तात्पर्य है कि ये समूह होते नहीं है, लेकिन समूह होने का आभास करवाते हैं। और इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता जो है प्राथमिक समूह की विशेषताओं जैसे देखने को मिलती है। ठीक है, कि प्राथमिक समूह का आभास कराते, इसलिए इस प्रकार के समूह को आभासी समूह या अर्ध समूह का। चार्ल्स फूले के अनुसार आभासी समूह प्राथमिक समूह के समीप होते हैं,
प्राथमिक समूह की विशेषताओं का आभास होता है, किंतु पूर्णतया प्राथमिक समूह के समान ही नहीं होते। अर्ध समूह घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित वे समूह हैं जो अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं। यानी कि किसी उद्देश्य विशेष को लेकर कोई संगठन बनाए जाते हैं, उनको हम लोग अर्ध समूह या आभासी समूह में रख सकते हैं। ये प्राथमिक समूह की विशेषताओं का आभास करवाते हैं, लेकिन ये प्राथमिक समूह नहीं होते। इसके कुछ परिभाषाएं हैं जिनमें बोटोमोर ने परिभाषित किया है अर्ध समूह या आभासी समूह को। बोटोमोर का कहना है कि आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है। स्पेशल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। संरचना और संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं। यानी कि ये जो समूह होते हैं, इस प्रकार के समूह होते हैं जिसके सदस्यों को समूह के बारे में जानकारी नहीं होती है, और होती है तो बहुत कम या सीमित मात्रा में जानकारी होती है, और इस समूह के सदस्य हैं वो अपने समूह के प्रति कम जागरूक होते हैं। उनमें जागरूकता या अवेयरनेस देखने को नहीं मिलती है अपने समूह के। अर्ध समूह पूर्णतः समूह नहीं है। अर्ध समूह या आभासी समूह है वो जो है पूर्णतः समूह नहीं है, लेकिन समूह होने का आभास करवाते हैं। तो हम कहते हैं कि अर्ध समूह पूर्णतः समूह नहीं होते, किंतु भविष्य में समूह का रूप धारण कर सकते हैं। ठीक वैसी बात जैसे कि हमने संदर्भ समूह के अंतर्गत कही थी कि कोई समूह किसी व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह है, जिसको कि वह मानसिक तौर पर संदर्भ समूह है। किसी व्यक्ति के लिए वह समूह है जिसका कि वह सदस्य होता नहीं है, लेकिन सदस्य होने की आकांक्षा रखता है। ठीक है, और सदस्य होने की कोशिश करता है, और सदस्य होने में, उस समूह का सदस्य होने में कोशिश करने में वो सफल हो जाता है, तो उसके लिए वह समूह संदर्भ समूह नहीं होता, बल्कि उसका सेवक का समूह हो जाता है। और अगर कोशिश में असफल हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए वह समूह संदर्भ समूह बना देता है। ठीक ये वैसे ही कुछ बात यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या वह है कि अर्ध समूह पूर्णतः समूह नहीं होते, किंतु भविष्य में समूह का रूप धारण कर सकते हैं। आगे जाकर वे प्राथमिक समूह या नैतिक समूह का रूप धारण कर सकते हैं। बोटोमोर कहते हैं, बोटोमोर के अनुसार सामाजिक वर्ग परिस्थिति, जो सोशल क्लास है, सामाजिक वर्ग है, परिस्थिति समूह है, ठीक है, और इसके अलावा आयु समूह है, लिंग समूह है आदि को अर्ध समूह की श्रेणी में बोटोमोर रखते हैं। तो किस किस को, एक तो सामाजिक वर्ग को, जो सोशल कैटेगरी होती है, सामाजिक वर्ग है, ठीक उसी प्रकार से परिस्थिति समूह है, स्टेटस ग्रुप है, आयु समूह है, लिंग समूह है। ये इस प्रकार के समूह है। सोशल कैटेगरी है, जो सोशल क्लास है, सामाजिक संवर्ग जिसको कहते हैं, जिनका स्टेटस लगभग समान है, वे अपना एक समूह बना लेते हैं। एज ग्रुप, एक आयु, लगभग एक समान आयु के लोगों का अपना एक समूह होता है। ठीक है, लिंग के आधार पर स्त्री और महिलाओं का समूह हो सकता है। इस प्रकार के समूह को बोटोमोर जो है अर्ध समूह या आभासी समूह की श्रेणी करते हैं। मटन ने भी इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं अर्ध समूह या आभासी समूह के बारे में। मटन का कहना है कि सामाजिक संवर्ग, मटन जो है सामाजिक संवर्ग यानी कि सोशल कैटेगरी, उसको जैसे कहते हैं कि साहब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ये क्या है, सोशल ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, एमबीसी है। ये कुछ ऐसे क्लासेस हैं सोसाइटी में। मटन इनको, ये जो सामाजिक समूह है, सोशल कैटेगरी है, इनको अर्ध समूह या आभासी समूह की श्रेणी में। मटन का मानना है, मटन के अनुसार सामाजिक संवर्ग, मटन सामाजिक संवर्ग को अर्ध समूह मानते हैं, सोशल क्लास को अर्ध समूह मानते हैं। मटन के अनुसार मनुष्यों का एक ऐसा संकलन जिसमें समान शारीरिक अथवा सामाजिक लक्षण हो,
परंतु परस्पर अंतःक्रिया एवं संबंधों का गुण न हो उसे सामाजिक संबंध के अंतर्गत माना जा सकता है। ठीक है, तो जो प्रजाति है, जाति है, वर्ग है, आयु है, या विभिन्न प्रकार की जो सोशल कैटेगरीज है जैसे SC ST OBC, जनरल, मेल फीमेल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, माइनॉरिटी जो बैकवर्ड सेक्शन है, ये जो कैटेगरीज है सोसाइटी में, मॉडर्न का मानना है कि ये अर्ध समूह है या आभासी समूह का आभास। तो ये सामाजिक समूहों का कुछ प्रकार था जिसके अंतर्गत हमने 3 भागों में सामाजिक समूह को बांटने की कोशिश की है। प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, अर्ध समूह है या आभासी समूह। थैंक यू।